दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि जैसे ही तनु को यह बात पता चली कि तृष्णा किसी और के साथ चली गई तो वो स्कूल के प्रिंसिपल पर टूट पड़ी कि आखिर इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद भी वो कैसे उसकी बच्ची को किसी अनजान के साथ जाने दे सकते हैं। अब आगे लेकिन फिर उस स्कूल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमने ऐसे ही उस इंसान के साथ तृष्णा को नहीं जाने दिया। पहले उस आदमी ने ये प्रूफ दिया कि वो उसका बाप है, इसलिए हमने उसके साथ तृष्णा को जाने से नहीं रोका। तनु अच्छे से जानती थी कि वो आदमी कोई और नहीं, जरूर दीप ही होगा, क्योंकि तृष्णा आप भी दीप के नाम से ही स्कूल में रजिस्टर था और हर डॉक्यूमेंट से उसका बाप दीप ही था। उसके अब दीप के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और ये सब बात बताने के लिए तब को कॉल की। तब ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसका गुस्सा तनु से भी ज़्यादा था। उस आदमी की इतनी हिम्मत! तब को अब काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत अपने ऑफिस से निकल गया और दीप की घर के तरफ अपनी कार तेजी से मोड़ दी। उधर तनु भी तब की दी हुई कार से दीप के घर के लिए निकल गई। तनु दीप के घर पहुंच पहले ही गई, क्योंकि उसकी लोकेशन स्कूल से दीप के घर का पास ही था, लेकिन तब का ऑफिस दीप के घर से काफ़ी दूर था, इसलिए उसको पहुंचने में टाइम लग रहा था। जैसे ही तनु वहां पहुंची तो उसने हॉल में दीप और तृष्णा को बैठे देखा। तृष्णा को देखकर तनु ने एक चैन की सांस ली। तृष्णा ने हाथों में बहुत सारी चॉकलेट थी और वो उन्हें बड़े चाव से खा रही थी। तनु जैसे ही वहां पहुंची तो उसकी नज़र दीप से टकरा गई, क्योंकि दीप की निगाहें कब से ही दरवाजे पर ही थी। उसको विश्वास था कि तनु तृष्णा को लेने जरूर आएगी, और आए भी क्यों ना, आखिर तृष्णा उसकी इकलौती बेटी जो थी और उसकी और तब की निशानी। तनु को देखकर दीप ने एक डेविल स्माइल दी और अपनी जगह से उठ गया। उसने उस स्माइल के साथ कहा, तो तुम आ गई। तनु ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम एक नंबर के पागल इंसान हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी को यहाँ लाने की। जैसे ही तनु ने अपनी बात पूरी की, दीप की भौहें गुस्से से आपस में तनु पर गईं। वो दौड़कर उसके पास गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तनु ने उससे अपना हाथ छुड़वाने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन दीप की कोई इंटेंशन नहीं थी उसे छोड़ने की। दीप ने गुस्से से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? जब चाहा मेरे पास आ गई और जब चाहा मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, समझी तुम? दीप चिल्लाकर कहा तो तृष्णा डर गई। दीप के ऐसे व्यवहार से तृष्णा काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। वैसे तो उसने ये सब पहले ही काफ़ी बार देखा हुआ था, लेकिन वो हर बार काफ़ी ज़्यादा डराया जा सकती थी। उसके मन में अब दीप के प्रति एक डर बैठ चुका था। जैसे ही तनु ने तृष्णा को घबराया हुआ देखा तो उसने दीप से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? तृष्णा भी यहाँ पर है, छोड़ो मुझे। लेकिन दीप का बिल्कुल मन नहीं था उसे छोड़ने का। कुछ ही देर में बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। वो किसी के मारने पीटने की आवाज़ थी। दीप समझ चुका था कि तप आ चुका है। उसने तप को मारने के लिए पहले ही बाहर इंतजाम कर दिए थे। उसने कई सारे आदमी तप को मारने के लिए बाहर खड़े करके रखे हुए थे, ताकि जैसे ही तप वहाँ आए वो उन आदमियों को मारा जाए। दीप के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसके दरवाजे से तप आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर उसकी आंखें अचानक से छोटी हो गईं। उसने अभी भी तनु का हाथ पकड़ा हुआ था और तनु उसे लगातार अपना हाथ छुड़वाए जा रही थी। जैसे ही तनु ने तप को वहाँ देखा, उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई।
तब सचमुच उसके और तृष्णा के लिए एक फरिश्ता बनकर आया था। जैसे ही तप ने देखा कि दीप ने तनु का हाथ पकड़ा हुआ है, उसका चेहरा अचानक से कठोर हो गया। उसे अब दीप के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से के साथ आगे बढ़ा और उसने एकदम से दीप के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। दीप को थोड़ी देर के लिए तो ये पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। तनु का हाथ भी उसके हाथ से एकदम से छूट गया और वो नीचे जमीन पर जा गिरा। जैसे ही तनु का हाथ उसके हाथों से अलग हुआ, तब ने तनु को गले से लगा लिया और उससे कहा, तुम ठीक तो हो ना? तनु ने भी अपनी गर्दन हिला दी। तभी तप की नज़र तृष्णा पर गई और वो चलकर उसके पास गया। उसने देख लिया था कि तृष्णा काफी ज्यादा घबराई हुई है। उसने तृष्णा को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। ये सुनकर तृष्णा ने तप को जोर से हक कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। तब उसकी कंपनी अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। उसको अब काफी बुरा लग रहा था। दीप अब तक अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। उसको पता था कि वो तप से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को बुलाना चाहा, लेकिन उसके आदमी उसके बुलाने पर भी वहां पर नहीं आए, जिससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने बाहर जाकर देखा तो उसके सब आदमी जमीन पर पड़े हुए थे और वहां पर सब जगह तप के आदमी फैले हुए थे। दीप को ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरानी हुई और साथ ही साथ उसे आदमियों को उन पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने एक आदमी जो नीचे पड़ा था, उसने जोर से लात मारी, जिससे वो आदमी दर्द से कराहने लगा। लेकिन दीप ने उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। दीप वापस से हॉल में आया तो उसने देखा कि तप ने अपनी गोद में तृष्णा को उठाया हुआ है और उसने एक हाथ से तनु का हाथ भी पकड़ा हुआ है। ये सब देखकर दीप को काफी ज्यादा जलन हुई। ये उसकी फैमिली थी और इस दो कौड़ी के इंसान के आ जाने पर उसकी फैमिली एकदम से उससे अलग हो गई और इस आदमी के पास चली गई। दीप को ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे उसे एक ही दिन में उसका सब कुछ छीन गया हो। दीप जल्दी से तप के पास गया और उसने पहले ही उसको मारने के लिए पिस्टल ले ली थी। अब चाहे उसको जेल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इस आदमी को छोड़ने वाला नहीं था। इस आदमी की वजह से उसकी सारी खुशियां छिन गई थी। गन को देखकर तनु भी घबरा गई। उसने तप से डरते हुए कहा, तप, दीप के हाथ में गन है। तब भी पहले ही दीप के हाथ में गन देख चुका था। उसने तृष्णा को तनु के पास दिया और दीप की तरफ बढ़ने लगा। दीप ने उसको मारने के लिए पहली बंदूक उसकी तरफ पॉइंट कर दी थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसको मार पाता, तप ने अपनी एक टांग उठाकर हवा में ही उस बंदूक को उछाल दिया और थोड़ी ही देर में वो बंदूक तप के हाथों में थी। तनु को ये सब देखकर थोड़ा सुकून मिला। तप ने उस बंदूक को अच्छे से देखा और उसके बाद दीप की तरफ पॉइंट कर दी। अपने सामने अपनी मौत को देखकर दीप काफी ज्यादा घबरा गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अभी मरना नहीं चाहता था। तब ने थोड़ी देर तक उसकी तरफ बंदूक पॉइंट करके रखी और उसके बाद उसने उसके सामने से बंदूक हटा दी और उसको मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अपनी बेटी के सामने एक कातिल बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था। उसने दीप की तरफ देखकर एक स्माइल की और कहा, तुम आज मेरी बेटी की वजह से बच चुके हो, लेकिन आइंदा से अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर उसने फिर से तनु का हाथ पकड़ लिया और तृष्णा को उससे अपने पास ले लिया और उसके बाद वो दीप की आंखों के सामने से बाहर निकल गए। दीप ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने गुस्से से कहा,
प्रताप मल्होत्रा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। और तनु, जिस तरह से तुम खुशी खुशी उसके साथ गई हो, उसी तरह उल्टे पांव चलकर तुम मेरे पास आओगी। ये मेरा वादा है तुमसे। सुबह हो चुकी थी। आज रात को ही वहां से निकल चुका था। निहाल और सुहानी एक साथ सोए थे। सुहानी रात को थोड़ा लेट हुई थी, इसलिए उसकी नींद अभी तक नहीं खुली थी, लेकिन निहाल की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थीं। जैसा ही उसने अपनी धुंधली आंखों से सुहानी को देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। सुहानी सचमुच में उसके सामने थी। कल जब उसको होश आया था तो वो आधी नींद में था, इसलिए उसने सोचा कि वो कोई सपना देख रहा था, लेकिन सुहानी तो सच में उसके पास ही थी। और तो और वो उसके पास ही सोई थी। निहाल ने अपने नन्हे हाथ उठाकर धीरे से सुहानी के चेहरे पर रखे और उसको सहलाने लगा। अपने चेहरे पर किसी के स्पर्श से सुहानी की नींद अचानक से खुल गई। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने निहाल को देखा तो उसने एक चैन की सांस ली और उसकी तरफ मुस्कुराकर देखकर कहा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? जैसे ही निहाल ने सुहानी की बात सुनी तो उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सुहानी ने उसके सर को छुआ और कहा, टेम्परेचर अभी भी काफ़ी है, लेकिन कोई बात नहीं। तुम यहाँ मेरे पास हो, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दूंगी। सुबह जब सुहानी और निहाल दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी वहाँ पर अच आ गया। अच को देखकर निहाल की आंखों में चमक आ गई और वो उठकर अच के पास भाग कर आया। अच ने निहाल को अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसको ध्यान से देखा। वो अब काफ़ी अच्छा दिख रहा था और उसको देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो काफ़ी बीमार भी था। अच को उसे ऐसे देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब निहाल बीमार हुआ था तो अच काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसके अंदर कहीं न कहीं उसे खोने का डर बैठ चुका था। अच उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसे खो नहीं सकता था। अच ने निहाल को कसकर गले लगाया हुआ था। कभी तो कभी मुझे इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस दुनिया में किसी बाप बेटे के बीच इतना प्यार नहीं है जितना कि इन दोनों के बीच है। सुहानी ने उन दोनों को देखकर कहा। उसके बाद अच आकर सुहानी के साथ वाले डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सुहानी ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, ये तुम्हारा घर नहीं जहाँ तुम जब चाहे मुंह उठाकर चले आओ। तुम बिना मेरी परमिशन के ऐसे ही घर में घुसे चले आ रहे हो। तुम यहाँ ऐसे नहीं आ सकते। सुहानी अपनी बात कहे जा रही थी, लेकिन अच को उसकी बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप होकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट निहाल के प्लेट में रख रहा था। खुद को इस तरह से इग्नोर होते हुए देखकर सुहानी चिढ़ गई और उसने लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम तो कुछ ज़्यादा ही बेशर्म हो रहे हो। देखो, मैं आखिरी बार तुम्हें कह रही हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं यहाँ खाना नहीं खा सकता? अच ने खाना खाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल नहीं खा सकती। सुहानी ने चिढ़कर कहा। सुहानी की बात सुनकर अच ने उसकी तरफ शरारत से देखकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो? मुझे क्या खाना चाहिए? ये कहकर अच ने उसके लिप्स की तरफ देखा और अपनी नज़रें वहीं जमा दी। पहले तो सुहानी को समझ में नहीं आया कि आखिर अच कहना क्या चाहता है, लेकिन जब उसने अच को खुद को घूरते हुए पाया और देखा कि अच उसके चेहरे को नहीं बल्कि उसके लिप्स को देख रहा है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। उसने अपने लाल चेहरे के साथ चिल्लाकर कहा,
तुम बेहुदा आदमी, तुम्हारी नजरें। सुहानी इतना कहकर चुप हो गई, क्योंकि उसकी नजरें निहाल के ऊपर चली गई थी, जिन्हें ही घूर घूर कर देख रहा था। सुहानी की आवाज खुद ब खुद नीची हो गई। उसने बुरी तरह अच को घूरा। अच के चेहरे पर अभी भी हल्की सी स्माइल थी। सुहानी ने जैसे कैसे अच को घूरते हुए अपना खाना खाया। अच और निहाल भी खा चुके थे। अच निहाल से कुछ पूछ ही रहा था कि उसे सुहानी को कुछ गोलियां खाते हुए देखा। अच की आंखें अचानक से छोटी हो गईं। सुहानी के हाथ में बस एक ही शीशी थी और उसने उसमें से सिर्फ एक गोली निकाल कर खाई। अच घूर घूर कर धरा की उस दवाई को देख रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस दवाई के अंदर तक झांक रहा है। पानी खत्म होने की वजह से धरा जैसे ही किचन में गई, अच ने तुरंत वो दवाई उठा ली और उसको देखने लगा। जैसे ही धरा किचन से आई, अच ने वो दवाई अपनी जेब में रख ली। धरा ने टेबल के इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह उस दवाई को ढूंढा, लेकिन उसको वो दवाई नहीं मिली। उसने अपना सिर खुजलाते हुए उस अच की देखा और कहा, यहाँ पर मेरी दवाई रखी हुई थी, क्या तुमने उसको देखा? कहीं तुमने तो उसको कहीं छुपा तो नहीं दिया? धरा की बात सुनकर अच बोला, मुझे तुम्हारी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं उनको क्यों लूँगा? वैसे भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो तुम मुझे देती नहीं हो। आज की डबल मीनिंग वाली बातें सुनकर धरा का चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया। उसका लाल होता हुआ चेहरा देखकर अच ने कहा, इतना शर्मा क्यों रही हो? धरा ने गुस्से से अच की तरफ देखा और वहाँ से निकल गई। वो अच के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती थी। उसको इस वक्त अपनी दवाई को ढूंढना था, क्योंकि जब तक वो अपनी दवाई नहीं लेती तब तक तो उसको चैन ही नहीं आता। उसका सर दर्द करने लगता था और उसको अजीब अजीब से लोग दिखने लगते थे। धरा अपने कमरे में जाते ही वही सोच रही थी कि जहाँ उसे याद है वो अपनी दवाइयाँ बाहर लेकर तो आई थी, लेकिन जैसे कैसे उसकी दवाई गायब हो गई। उसके बाद धरा ने ध्यान से इस बारे में सोचा कि शायद उसको इल्यूजन हुआ होगा। शिमला में भी अक्सर उसे इल्यूजन होते रहते थे, लेकिन जब धरा ने अपने रूम में वो दवाई ढूंढी तो उसको नहीं मिली। वो दवाइयाँ उसके पास लास्ट बची थीं। अगर साहिल को पता लग गया कि उसने दवाइयाँ स्किप कर दी हैं तो वो उसे डांटेगा। सुहानी को उस दवाई का नाम भी नहीं पता था जो वो किसी को भेजकर वो दवाइयाँ मंगा ले। उसने थोड़ी देर तक इस बारे में सोचा और फिर डिसाइड किया कि वो शाम तक दवाइयों को ढूंढेगी, और अगर शाम तक उसे वो दवाइयाँ नहीं मिली तो वो साहिल को इस बारे में बता देगी। इधर बाहर निहाल अच को अजीब तरीके से देख रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अच को सुहानी की दवाई उसकी जेब में रखते हुए देखा था। अच भी समझ चुका था कि निहाल क्या सोच रहा था। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम चाहते हो ना कि सुहानी हमेशा तुम्हारे साथ रहे? निहाल ने अपनी छोटी सी गर्दन पूरी तरह से हिला दी, जैसे वो पूरी तरह से चाहता हो कि सुहानी हमेशा हमेशा उसके साथ रहे। ओके गुड, तो तुम अब वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा, अच बोला। उसके बाद अच ने उसके कान में कुछ कहा और फिर वहाँ से निकल गया। जब सुहानी बाहर आई तो अच वहाँ नहीं था। उसको वहाँ ना पाकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन उसी वक्त अभिनव आ गया। सुहानी ने अभिनव की तरफ देखकर कहा, आइए आप भी। अभी तक तो आपके भाई ने हमारे नाक में दम करके रखा था, अब आप भी आ गए तो आप भी कोई कसर मत छोड़िएगा। भाई यहाँ थे, मैं कब से उन्हें फ़ोन कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन एक बार भी नहीं
उठाया। अभिनव ने अकबक रोते हुए कहा, तुम्हारा भाई तब जाकर तुम्हारा फोन उठाएगा जब उसे मुझे परेशान करने से राहत मिलेगी। तारा ने चिढ़ते हुए कहा। तो अभिनव समझ गया कि जरूर अच ने धरा का मूड खराब किया है। अभिनव थोड़ा धरा के पास गया और उसने कान के पास जाकर कहा, एक्चुअली बात यह है कि मेरी भाई का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अभिनव की बात सुनकर दारा ने हैरानी के साथ उसकी ओर देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? दारा अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अभिनव ने जोर से अपनी गर्दन हिलाकर कहा और उसके बाद उसने अपनी बात जारी रखते हुए बोला, ये बात तब की है जब मेरी भाभी हम सबको छोड़कर चली गई थी। उनके जाने के बाद भाई पूरी तरह से टूट चुके थे और उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। हमने उनके लिए बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उनकी हालत में काफी सुधार नहीं हुआ। ये कहते हुए अभिनव लगभग रोने ही लगा था। उसकी बात सुनकर धरा बोली, मतलब तुम्हारा भाई पागल है? धरा की बात सुनकर अभिनव को लगभग खांसी आ गई। अगर भाई ये भाभी के मुंह से ये सब सुन लिया तो वो मुझे एकदम ही मार डालेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी तरह से पागल हैं, लेकिन एक तरह से हम उन्हें आधा पागल कह सकते हैं। आप इतनी सी हैं कि आप देखने में भाभी जैसी लगती हैं और जब भी भाई आपको देखते हैं तो आपको भाभी ही समझ लेते हैं, जिस वजह से वो आपके साथ वैसा मजाक करते हैं जिस तरह से वो भाभी के साथ किया करते थे। अभिनव की बात सुनने के बाद धरा को पूरी तरह समझ में आ गया कि इसका मतलब वो आधा पागल है। धरा ने कहा तो अभिनव बोला, हाँ, हम ये मान सकते हैं। तभी वहां पर निहाल आ गया। निहाल को देखते ही अभिनव ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। वाह, मेरा शेर तो बिल्कुल फिट हो गया। ये कहते हुए अभिनव निहाल को अपने साथ गार्डन में ले गया। दरा अपनी जगह खड़ी यही सब सोच रही थी कि अब उसे अच्छे से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना होगा। ये तो काफी ज्यादा हैवी डोजेस हैं। आखिर ये दवाई दी किसे जाती हैं? एक डॉक्टर ने अच के सामने बैठा हुआ था और अपने हाथ में पकड़ी हुई शीशी को काफी ज्यादा बारीकी से देख रहा था। उस डॉक्टर की बात सुनकर अच ने उन्हें सारी बात बता दी। उस डॉक्टर ने उसकी बात सुनने के बाद अच को कुछ और दवाइयाँ दी जो दिखने में वैसी ही लगती थी और कहा, उनको ये दवाइयाँ आपको खिलानी होगी, उनकी सेहत में सुधार शुरू हो जाएगा। शाम हो चुकी थी, लेकिन धरा को अभी तक अपनी दवाइयों की शीशी नहीं मिली थी। बाहर अच की कार आकर रुकी। अच कार से उतरा तो उसने अपने हाथों में एक दवाई की शीशी पकड़ी हुई थी। जब उसने निहाल को बाहर ही गार्डन में खेलते हुए देखा तो वो उसके पास गया और उसने उसे कुछ समझाकर वो दवाइयाँ उसके पास पकड़ा दी।